हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट सीटेट का। देखिए, आज हम करेंगे सीटीपी का। डेट है 4/1, मतलब कब हुआ था पेपर। ये हुआ था 2022 4/1 को, मतलब 4 जनवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, ये उस दिन का पेपर है। ये पेपर फर्स्ट है, हिंदी और इंग्लिश का है कॉम्बो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहला है पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश का, ये सब दिया है। पहला हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये रहा। निम्न में कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। पहला है एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगली से दबाना और किताब के पन्ने पलटना या पेंसिल पकड़ना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखिए, स्थूल कौशल क्या होता है। स्थूल कौशल ये बताइए। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ का एक उदाहरण है, चलिए बताइए इसका। एक पैर पर संतुलन करना, या एक मटर को उंगलियों से दबाना, या किताब के पन्ने पलटना, या पेंसिल पकड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन करना, ये स्थूल कौशल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ गया कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है ये बताना है। अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति का अनूठा संयोजन है, किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा है, केवल आ गया, यहाँ गलत हो जाएगा। केवल सामाजिक, ये भी है। न वंशानुगत या ना ही पर्यावरणीय कारक है, दोनों गलत हैं। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन, तीसरा है मध्य बचपन और चौथा है किशोरावस्था। चलिए बताइए, 2 से 6 वर्ष की अवधि को कहते हैं क्या। इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अभिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। ठीक है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण क्या कर रही है, महत्वपूर्ण माध्यम बनाता जा रहा है। सही विकल्प को चुनिए। पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, या दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं, आर भी सही व्याख्या करता है ए की। जब देखिए परिवार और साथियों के बीच मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है तो उससे क्या होता है, बच्चों का बहुत खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है, वो देखते हैं, इसलिए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि पियाजे द्वारा अधिगम क्या है। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा है विविध सामग्रियों का प्रावधान, और तीसरा मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, या चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। चलिए बताइए पाँचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ये दिया है फर्स्ट का, क्या है, पहला का पहला और चौथा, दूसरे का पहला दूसरा तीसरा, और दूसरे का दूसरा तीसरा चौथा, और चौथा है पहला दूसरा ही, मतलब सभी दिए हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शिक्षक की गतिशीलता होना बहुत जरूरी है, और विविध सामग्री को प्रावधान भी होना जरूरी है, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव होना जरूरी है, और सकारात्मक नकारात्मक ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है, किसी स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववाद दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मानसाएं और इरादे हो सकते हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, तो बताइए किस अवस्था में जो जो बच्चा होता है वह जीववाद की दृष्टिकोण होता है और पेड़ पौधों को चलते हुए और बादलों को लुढ़कते हुए और पत्थरों की मानसाएं और इरादे हो सकते हैं। तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, चलिए बताइए, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार। ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका समाज और भाषा निभाती है। क्यों, समाज एवं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोस्की के अनुसार
बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके एवं दंड से बचकर, उद्दीपन, प्रतिक्रिया और बंधन करके। तो मैंने बताया जो वाइगोस्की है सामाजिक अनुक्रिया और भाषा में दो बताए थे। ठीक है, तो सामाजिक में इसमें कौन आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है। कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर से, जो साथियों के साथ बातचीत करके सीखता है, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे पहला निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होने का ढोंग करते हैं, होने चाहिए, ये गलत है। और ब्लैक बोर्ड के उत्तर प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं, ये ठीक है। और निष्क्रिय रूप से नकलची होती है, ये ठीक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित युग्म है? चलिए बताइए। पहला है संज्ञा नहीं, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना है, ये ठीक है। चलिए आगे। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। चौथा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा सुमेलित है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, ये सही है। और बाकी सब सजा और आगे कहते हैं कानून तय नहीं करता है, ठीक है, अपितु समाज की भलाई कानून ही तय करता है। और कानून व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के लिए नैतिक स्वयं चुना जाता है, ये गलत है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम या निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा या बुरा, ये गलत है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पाचन करते हैं और जान सकते हैं। स्थानिक प्रकृतिवाद, संगीतमय, अंतर्व्यक्तित्व। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए। विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान करता है कौन? प्रकृतिवादी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। बताइए इसका राइट आंसर। देखिए 2020 जो है ये सिफारिश करता है बहुभाषावाद को, एक भाषावाद को नहीं करता है। ये पाठ्यक्रम मानकीकरण नहीं करता, मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं करता है, और ये करता है बहुभाषावाद का। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एक शिक्षिका यह धारण रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होते हैं और इनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? बताइए। जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर समानता पे। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जेंडर पक्षपात लेती हैं, मतलब मैम क्या पक्षपात करती हैं? जो लड़के कर सकते हैं लड़कियां ईमानदार होती हैं और लड़के बेईमान होते हैं, ऐसा बोलती हैं। ठीक है, जो लड़के जो जोखिम वाले होते हैं बुद्धिमान होते हैं, लेकिन लड़कियां क्या ईमानदार होती हैं, पक्षपात करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मतलब 14 क्वेश्चन नंबर है। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि अभी कथन ये है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और कारण क्या है? कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों में के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, और दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता ए की। और तीसरा ऑप्शन है, क्या है तीसरा ऑप्शन? देख लीजिए। ए सही है आर की, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? पहला है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। दूसरा, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तीसरा है प्रदर्शन करने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। चौथा है रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए।
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कैसे पहुँचे। ये देखिए ठीक है, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया होती है, ये भी ठीक है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार लगातार तुलना की जानी चाहिए, ये काम नहीं करनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और चौथा देख लीजिए, रचनात्मक मूल्यांकन कई तरीके से सहकर्मी स्व मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, ये ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? पहला है लचीला शिक्षा शास्त्र हो, अगम्य इमारत हो, अनन्य मानसिकता का हो, माननीकृत पाठ्यक्रम हो। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समावेशी शिक्षा है उसमें जो तेज पढ़ने वाले, कम पढ़ने वाले सभी लोग आते हैं, इसलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो है समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी क्या है? लचीला शिक्षा शास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों के कारण बनती है? आत्मकेंद्रिता, स्वाधीनता, पठन वैकल्प, गुणज वैकल्प या गतिमान दिव्यांगता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता। जो है पठन वैकल्प जो विकार होता है डिसलेक्सिया में होता है, गुणज जो कैलकुलिया में होता है, और गतिमान दिव्यांगता ये सामाजिक में नहीं आता है, सामाजिक में केवल आत्मकेंद्रिता आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र या मानकीकृत परीक्षण। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता को महत्व दिया। ठीक है, ये शिक्षार्थी सुविधाहीन होता है और सुविधा वंचित समूह में शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बताइए सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पहला है श्रवण बाधित छात्र में, दृष्टि बाधित छात्र में, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र में। ठीक है, चलिए ऑप्शन है फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और फोर्थ का है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो किसके समावेशन में मदद मिलेगी? सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने में प्रावधानों से निम्नलिखित में किसमें समावेशन मिलेगी? चलिए बताइए। तो क्या होगा? श्रवण बाधित छात्र, ठीक है, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का युग्म है? गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रावधान है, ठीक है, पठन वैकल्प लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, और श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, और दृश्य हानि जो चित्रों वाली पुस्तकों उपलब्ध करवाना। ये तो देखिए कोई अगर बच्चा अंधा है तो उसको मतलब दृश्य से नहीं दिख रहा है, उससे दृश्यहीन है तो उसको चित्र देकर क्या करेंगे? ये युग्म सही नहीं। श्रवण वाले मतलब दोष वाली जो सुन नहीं पाता है उसे टेप देकर क्या करेंगे? ये भी गलत हो गया। पठन वैकल्प लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, ये भी नहीं कर पाएगा। जो गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रावधान करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेटर का प्रावधान करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में क्या है? प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रट कर याद करना। बताइए। सबसे रट कर याद करना ये बेहतर दृष्टिकोण नहीं है, निष्क्रिय रूप से सुनना ये भी नहीं, करके सीखना ये ठीक है, बिना समझे नकल करना ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अभिकथन है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो बताइए ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों गलत। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, या उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताइए।
चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। पहला है, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन हो, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा हो, पाठ्यचर्या नियोजन के नवाचार हो, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ हो। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र में कठोर शिक्षण रणनीतियाँ नहीं अपनानी चाहिए। ठीक है, और पाठ्यचर्या नियोजन नवाचार हो, ये ठीक है, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा हो, ये ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन हो, ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अभिकथन ए, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने के लिए विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। ठीक है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, ये भी ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्नलिखित में कौन शिक्षार्थियों के उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। बी स्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान, रट कर याद करना। रट कर याद करना ये मदद कभी नहीं करेगा। अधिसंज्ञान, अनुकृति, विस्मरण। चलिए बताइए इसमें से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिसंज्ञान होगा। क्या होगा, अधिसंज्ञान। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों में भ्रांतियाँ होना है असामान्य, अप्रारूपिक, प्राकृतिक, दुर्लभ। चलिए बताइए इसका राइट आंसर, बच्चों में भ्रांतियाँ होना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, प्राकृतिक होता है, भ्रांतियाँ होना प्राकृतिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह क्या करता है, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों में अलगाव रखेगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब वह असहाय रहेगा तो सीखने में बेहद उत्साह कभी नहीं दिखाएगा, ये गलत हो गया। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ये नहीं होगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर देगा, नहीं देगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। जब वो असहाय रहेगा तो अलगाव होना चाहेगा शैक्षिक विधियों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। पहला है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा करने के लिए पढ़ाई करना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है, देखिए नगद इनाम जीतने का ये बाहरी कारण है, ये नहीं हो, पुरस्कार ये भी बाहरी है, माता पिता प्रशंसा ये भी बाहरी है, तो फर्स्ट क्या होगा, ये आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, रुचि के कारण नई भाषा सीखने, ये अपने में आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पहला रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए बताइए, रवैया जो आंतरिक है ये पर्यावरणीय अनुवांशिकता होती है, प्रेरणा भी अनुवांशिकता मतलब पर्यावरणीय कारक नहीं है, व्यक्तित्व लक्षण भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विद्यालय जो पर्यावरणीय कारक होता है। ठीक है, ये था CDP का लास्ट क्वेश्चन। चलिए यहीं रहने देते हैं, हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टर्म में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कीजिए और दूसरों को भी डिसलाइक करने का भी मौका दीजिए, उन लोगों को भी, और इसको सेंड कीजिए और आगे भी आने वाली वीडियो को डिसलाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।